नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर दिल्ली से आपको देंगे, जहां पर रेसलर बजरंग पूनिया सस्पेंड किए गए हैं। दरअसल डोप टेस्ट नहीं देने के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है। एनएडीए ने अस्थायी रूप से बजरंग को निलंबित कर दिया है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, रेसलर बजरंग पूनिया सस्पेंड किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल डोप टेस्ट नहीं देने के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है और एनएडीए ने अस्थायी रूप से बजरंग को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दरअसल डोप टेस्ट होता है जिसे देना पड़ता है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है और फिलहाल अस्थायी रूप से ही बजरंग को निलंबित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे करेंगे। पीएम शाम 6:40 पर अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे और फिर वो अयोध्या में एक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री अयोध्या में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6ठा अयोध्या दौरा रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का ये कार्यक्रम आज का रहेगा। रोड शो रहेगा प्रधानमंत्री का। और आपको बता दें, रामलला के दर्शन के बाद रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और 2 घंटे तक अयोध्या में प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तैयारियां आप देख सकते हैं कितनी भव्य की गई हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम बार आ रहे हैं और साथ साथ चुनाव का माहौल चल रहा है। इसी चुनाव में रोड शो भी करेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। लेकर के गेट से लेके और वहाँ गर्भगृह तक पूर्णतया सजाया गया है और जिससे हमें कोई कमी नहीं है और पूरा दिव्य रूप दिखाई दे रहा है। भगवान रामलला का सजा हुआ गर्भगृह और यहाँ गेट पर भी ऐसा ही दिखाई दे रहा, बहुत सुंदर है। लोकसभा चुनाव में संपत्ति के वितरण का मामला लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस पर लगातार सियासी हमले हो रहे हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर खास तौर पर राहुल गांधी निशाने पर हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया है और उन पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति के वितरण की बात कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने देश में नई राजनीति की शुरुआत की बात भी कही है। इस चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति और पिछड़ों का हक छीनने का आरोप लगा रही है। तो आरजेडी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो देखिए, इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस लगी हुई है कि ओबीसी कोटे को कम करके धर्म के आधार पर उसमें से डाका डाल के मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए। दलितों के आरक्षण में से डाका डालो, आदिवासियों के आरक्षण में से डाका डालो और कांग्रेस की साजिश में आरजेडी भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं। पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। और बिहार में उनकी 17 साल से सरकार, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आए थे तो थोड़ा चले जाते, जो दरभंगा एम्स देख लेते कि क्या स्थिति है। लोग जाता है शोभन, ढूंढ रहा है एम्स कहाँ है,
किसी को मिलता ही नहीं, लौट के चले जाते हैं लोग। पता नहीं प्रधानमंत्री जी को कौन जानकारी दे देता है कि एम्स बन गया है यहाँ। बात जम्मू कश्मीर के पुंछ की कर लेते हैं, जहां पर एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गए हैं। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आतंकियों ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर गोलीबारी की थी, जिसमें भारतीय वायुसेना के 5 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी PAFF यानी पीपल्स एंटी फर्स्ट फ्रंट ने ली है और जानकारी के मुताबिक ये संगठन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। पुंछ के सुरनकोट इलाके में हुई इस घटना के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक यौन शोषण केस में SIT ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और JDS नेता HD रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है और ये एक्शन किडनैपिंग केस में लिया गया है। रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज होने के बाद SIT ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वल रेवन्ना के साथ HD रेवन्ना भी आरोपी हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में SIT का एक्शन। SIT की हिरासत में JDS नेता HD रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना पर कसा जांच का फंदा। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के परिवार पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। सैकड़ों महिलाओं से यौन शोषण के मामले में SIT ने HD देवगौड़ा के बेटे HD रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है। SIT की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ HD रेवन्ना के घर पहुंची थी। इस दौरान उनके घर के बाहर काफी गहमा गहमी का माहौल था। पुलिस ने पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर रखी थी। HD रेवन्ना पर यह कार्रवाई सेक्स स्कैंडल केस से जुड़े महिला के अपहरण के मामले में हुई। अपहरण के एक मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से गठित SIT ने उन्हें हिरासत में लिया। HD रेवन्ना मौजूदा वक्त में JDS से विधायक भी हैं। ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ. ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ವಜಾ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಬೇಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. इससे पहले प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी टॉप पुलिस अधिकारियों और SIT टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन गवर्नमेंट SIT ले रही। SIT तो इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक कमेटी की है, वो कमेटी जो काम कर रही है कानून के तहत कर रही है। और जो भी आदमी गलती करता है उसको शिक्षा जरूर होना चाहिए। और अगर कानून का भय किसी को नहीं है तो बहुत कानून के तहत देश अगर चलेगा नहीं तो सबको मुश्किल होता है। बेटे प्रज्वल रेवन्ना के साथ HD रेवन्ना भी कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी हैं। दोनों को शनिवार को दूसरा लुकआउट नोटिस भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को जब SIT जांच के लिए रेवन्ना के घर पहुंची तो रेवन्ना समर्थकों और SIT टीम के बीच नोकझोंक भी हुई। दरअसल प्रज्वल हासन से JDS के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार हैं। हासन में 26 अप्रैल को दूसरी चरण की वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए थे और आरोपों के बाद प्रज्वल को 30 अप्रैल को JDS से सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक में फूटे सेक्स स्कैंडल बम से सियासी पारा हाई है और विपक्ष को JDS के साथ साथ BJP को भी घेरने का मौका मिल गया है, क्योंकि कर्नाटक में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को लेकर लगातार BJP पर हमला भी किया जा रहा है। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की, क्योंकि नीट UG 2024 आज आयोजित की जा रही है। देश भर में करीब 24 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। कोटा में 56 केंद्रों पर 28,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश होगा और 2
से शाम 5:20 तक ये परीक्षा चलने वाली है। परीक्षा केंद्रों पर पूरी गाइडलाइन के साथ ही एंट्री हो रही है। तो आपको बता दें, आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसे नीट कहा जाता है। और नीट यूजी 2024 की परीक्षा आज है। ऐसे में पूरी तैयारियां की गई है। और आपको हम जानकारी दे दें कि 24 लाख परीक्षार्थी जो हैं इसमें शामिल होंगे। हिमांशु मित्तल कोटा से संवाददाता है। कोटा में क्योंकि भारी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और सेंटर्स पर, हिमांशु तस्वीरें भी दिखाइएगा और कैसे इंतजामात हैं वो भी बताइए। देखिए, देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा और आज होने जा रही है नीट 2024। 24 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 24,06,000 परीक्षार्थी देश के 557 शहरों में इस वक्त परीक्षा देने के लिए पहुंच गए। 11 बजे के साथ में ठीक जो है वो एंट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 1:30 बजे तक चलेगी। 2 बजे से लेकर 5:20 तक ये एग्जाम होने वाला है। करीब 200 मिनट इस एग्जाम को लेकर के तय किए गए हैं। और फिलहाल तस्वीर कोटा के एक एग्जाम सेंटर के बाहर से आप देख सकते हैं, जहां पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंच गए हैं। अपने अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में यहां पर पहुंच गए हैं। और एक कड़ी जो गाइडलाइन है इस परीक्षा को लेकर के मोटे तौर पर तय की गई है, यानी कि एक कड़ी गाइडलाइन के साथ में एंट्री ड्रेस कोड बाकायदा तय किया गया है। हाफ टी शर्ट के साथ में परीक्षार्थियों को यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस परीक्षा को लेकर के डेफिनेटली एक प्रेशर जो होता है, लेकिन प्रेशर के साथ में एक सपना भी होता है कि उनका बच्चा डॉक्टर बनेगा। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट मेरे साथ में हैं। सर, कहाँ से हैं और बच्चे के लिए क्या सपना देखा है? कितना बड़ा दिन आज? मैं बिहार गया से शेरघाटी से हूँ। मेरा नाम सीताराम गुप्ता हुआ। मेरे 2 बेटी और 1 बेटा नीट की तैयारी के लिए कोटा आए हुए हैं। 1 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है, बच्चों का भी सपना होता है कि कोटा आकर के कुछ गेन करें, कुछ पढ़े लिखें और साथ में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें। उसी दरमियान आज 5 तारीख को नीट 24 का ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है। ये सेंटर है, सेंटर के बाहर हम लोग खड़े हैं। तो खड़े रहेंगे जब तक बिटिया अंदर रहेगी? जब तक बिटिया दे करके नहीं निकलेगी तब तक हम लोग माँ बाप यहाँ खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल यहीं खड़े रहेंगे और पेरेंट्स से भी बात करेंगे। सर, कहाँ से हैं और कितना बड़ा दिन आज आपके लिए? बहुत बड़ा दिन है। हम लोग बिहार से हैं और हम लोगों के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। ये मेरी बड़ी बेटी है जो आज जिसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, चूँकि नीट का इसका पेपर है। तो हम लोग बहुत ही भावुक हैं, सारे गार्जियंस लोग। हमारी भी ज़िंदगी का और हमारी जो बड़ी बेटी है उसकी भी ज़िंदगी का आज एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का एक फैसला होने वाला है। वो देखिए, पेरेंट्स भी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि देखिए किसी के बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस एग्जाम के साथ में भविष्य तय हो जाता है। बेटा, आप बताएं कितनी तैयारी की और कितना कॉन्फिडेंट है अपने आप को लेकर? तैयारी तो पूरी की है और कॉन्फिडेंट भी ठीक है, मतलब डर लग रहा है थोड़ा, बट सही है। डेफिनेटली अच्छा करिएगा, ऐसी शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको है। आपका रिएक्शन क्या होगा? कितना बड़ा एग्जाम है और कितनी तैयारियां की है इसके लिए? एग्जाम तो बहुत बड़ा है, ओनली मेडिकल एग्जाम है, ये तो पता ही है सबको। प्रेशर तो बहुत है, तैयारी है, अभी डिपेंड करते है उस 3 घंटे 20 मिनट में क्या निकल के आए। इस तरह का रहता है। देखिए, वो एग्जाम का टाइम जो कि सामने आने वाला है वो बहुत डिपेंड करता है और उसके साथ ही जो है वो बहुत हद तक फैसला हो जाता है। एंट्री से जुड़ी हुई तस्वीरें भी फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से जो एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के साथ में यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। ये एग्जाम सेंटर की तस्वीर, एग्जाम सेंटर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक स्टूडेंट को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, पेन भी एग्जाम सेंटर पर ही यहाँ पर दिया जाएगा आने वाले स्टूडेंट को। 200 मिनट का ये टाइम, 200 मिनट का ये पूरा की पूरा जो वक्त है वो रहेगा। पुलिस का पूरा की पूरा जाब्ता है, जैमर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। हर परीक्षा जो कक्ष है उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ में सर कहाँ से हैं? धौलपुर से हैं। धौलपुर से। कितना तैयार है आपका? किसका एग्जाम है? बच्ची का, हमारे का। कितनी तैयार है बिटिया? और खूब तैयारी है। खूब तैयारी की है। डॉक्टर बनेगी? देखो कौन जाएगा, रिजल्ट बताएगा ये। लेकिन हर जो माँ बाप है वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और एग्जाम को लेकर के भरपूर तैयारियों के बाद में आज जो एग्जाम है, न केवल स्टूडेंट बल्कि स्टूडेंट के साथ में पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि उनकी जो तपस्या है उसका प्रतिफल यहाँ पर मिलता हुआ नजर आता है। और जब तक ये बच्चे एग्जाम सेंटर के अंदर रहेंगे, जब तक एग्जाम देकर के बाहर नहीं आ जाएंगे, तब तक वो एक एक मिनट किस तरह से पेरेंट्स का यहाँ पर कटने वाला है वो
समझना बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स यहाँ पर बाहर ही खड़े रहने वाले हैं। जैसा कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से बात की, इसी तरह की जो प्रतिक्रिया है वो निकल करके आई। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एग्जाम, क्योंकि 24,06,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 2 लाख के करीब मेडिकल की सीटें हैं, 2,10,000 मेडिकल सीटें हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। करीब 20 से 22 स्टूडेंट एक सीट को लेकर के आते हैं, और ऐसे में अब जब ये परीक्षा की घड़ी, और इस बार कहा जा सकता है कि बीते साल के तमाम जो आंकड़े हैं, बिल्कुल हिमांशु, हम देख भी रहे हैं पेरेंट्स भावुक भी हैं, उत्सुक भी हैं, क्योंकि आज उनका बच्चा परीक्षा देने के लिए जा रहा है। लेकिन ये एक प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत जरूरी डाला दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े संयम बरतने की भी पेरेंट्स को बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज नीट यूजी 2024 की परीक्षा है, बच्चे केंद्र पर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक प्रेशर जो है वो बच्चों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन बहुत मेहनत और हिम्मत के साथ आपको एग्जाम देना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और गुजरात से खबर आपको देंगे। गुजरात की सूरत पुलिस ने देश के कई बड़े हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। सूरत पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मौलवी का नाम सुहेल अबू बकर बताया गया है, जिस पर सूरत में रहने वाले हिंदू सनातन संघ के उपदेश राणा को धमकी देने का आरोप है। सूरत पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई लोगों के संपर्क में था और उसके निशाने पर देश के कई बड़े हिंदूवादी नेता थे, जिनकी वो हत्या करवाना चाहता था। पुलिस ने आरोपी के पास से व्हाट्सएप चैट बरामद करने का दावा किया है, जिसमें हिंदूवादी नेताओं की हत्या का जिक्र भी है। पुलिस को शक है कि आरोपी लोकसभा चुनाव के बीच हत्या की साजिश रचकर देश में माहौल खराब करना चाहता था। अभी पूरी क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग टीम बना के कार्रवाई कर रही है। अभी प्राथमिक दृष्टि ये जो मौलवी सोहेल है, ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है, 27 साल इसकी उम्र है, और काफ़ी जो धार्मिक उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति है ये। तो और क्या क्या ये लोग करने वाले थे, किसी और को टारगेट करने वाले थे, कब करने वाले, इनके साथ कौन है, वो हमारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूपी के बदायूं लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां एक ओर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जोर लगाए हुए हैं, वहीं प्रत्याशियों की हार जीत को लेकर 2 लाख रुपए की शर्त लग गई है और उसके बाद एक शपथ पत्र भी बनाया गया है। बदायूं से बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्या जो है वो उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव को टिकट दिया गया है। देखिए, मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि बाकायदा इसको लेकर एक डाक टिकट तक जारी कर दिया गया है। देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्र को आगे ले जाने का चुनाव है। ये नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में जो मान सम्मान दिलाया है, जो हिंदुस्तान की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ाई है, उसको देखते हुए हमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां शादी समारोह में एक मंच अचानक से टूट गया। जयमाला की रस्म के दौरान मंच टूट गया, जिसकी वजह से मंच पर खड़े लोग गिर गए। हादसे में कई लोगों को चोटें आई हैं। शादी समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। तस्वीरें आप देखिए। इन दिनों शादी के सीजन में कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर का एक वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी में जयमाला की रस्म के दौरान अचानक स्टेज टूट जाता है, जिससे वहां पर खड़े सभी लोग गिर जाते हैं। हालांकि दुल्हन ने तत्परता से दूल्हे को गिरने से बचा लिया। पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देख के दावा किया जा रहा है कि बीते दिनों मुजफ्फरपुर के पंडित पकड़ी गांव के एक शादी के दौरान की है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये एक मैसेज भी आपको देता है वीडियो कि इतनी अधिक संख्या में लोग स्टेज पर ना आए, क्योंकि ज्यादा वेटेज होने के चलते भी स्टेज गिर जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी हासिल करने और धोखाधड़ी कर किडनी निकालने के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गिरफ्तार आरोपियों ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिसमें यह बात भी सामने आई है कि अब तक फर्जी एनओसी से करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, जिसमें 45 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। 90 दिन 60 ट्रांसप्लांट इंटरनेशनल प्लान। जयपुर से बांग्लादेश तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। फर्जी एनओसी से विदेशियों के बदले ऑर्गन। सबसे बड़ा खेल और कितने घालमेल।
मानव अंगों की खरीद फरोख्त और तस्करी के काले कारनामे के खुलासे के बाद राजधानी जयपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और सीमा पार बांग्लादेश तक हड़कंप मचा हुआ है। मामले की आंच कई सफेदपोश लोगों तक भी पहुंच सकती है, लेकिन अभी जो खुलासा हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कई आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं तो कई अभी भी पुलिस की निगाह से बचे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई खुलासे भी हो चुके हैं। लेकिन अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने पूरे स्वास्थ्य महकमे को ही हैरत में डाल दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के 2 नामी हॉस्पिटल में पिछले करीब 3 महीने में करीब 60 विदेशी नागरिकों के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। इनमें 45 बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी एनओसी से ट्रांसप्लांट हुए हैं। तीनों आरोपियों से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि किडनी डोनर और रिसीवर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं था। इतना ही नहीं, वो एक दूसरे को पहचानते तक भी नहीं थे। आरोप है कि बावजूद इसके दलाल के माध्यम से मोटी रकम वसूल कर फर्जी एनओसी जारी कर दी गई। माना जा रहा है कि इस मामले की आंच कई सफेदपोश लोगों तक भी पहुंच सकती है। पुलिस की जांच अब तक इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि डोनर से लेकर जिन लोगों के अंग प्रत्यारोपित किए गए थे वे वाकई में वही लोग हैं जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, या फिर ऐसा भी हुआ है कि सरकारी खाते में नाम किसी और का और अंग प्रत्यारोपित किसी और को कर दिए गए। प्रदेश में 13 अस्पताल ऐसे हैं जहां अंग प्रत्यारोपण होता है। इसके लिए बाकायदा उन्हें अनुमति पत्र जारी किया गया है, लेकिन इस मामले का खुलासा होने के बाद फोर्टिस अस्पताल, ईएचसीसी और मणिपाल अस्पताल का अंग प्रत्यारोपण संबंधी अनुमति पत्र निरस्त कर दिया है, जबकि बाकी अन्य अस्पतालों के खिलाफ भी जांच जारी है। फिलहाल मामले में एक आईपीएस के नेतृत्व में एसआईटी भी गठित की गई है, लेकिन मेडिकल विभाग ने जयपुर पुलिस द्वारा केस की जांच के लिए एसआईटी की अनुशंसा को नहीं माना। साथ ही अभी तक सिर्फ रिश्वत के लेन देन तक ही मामले को माना जा रहा है। किसी ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच सकी है। अब देखना होगा कि मानव अंगों की खरीद फरोख्त और तस्करी से जुड़े इस मामले की जांच में किन बड़े चेहरों के नाम उजागर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।